वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 2 साल के सबर आजमा इंतजार के बाद इस साल 2022 के हज का हुआ आगाज। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं की गूंज में आजमीन ने आज काबतुल्लाह का किया तवाफ, दिखाई दिए रूह परवर मनासिर। सियासी बहरान के दरमियान वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने से कर दिया साफ इनकार। कहा, मैं ओहदा नहीं छोड़ने वाला, मैं उन मसाइल को देख रहा हूं जिनका इस मुल्क को सामना है। चीन में अब भी कोरोना का डर बरकरार। जियान में ओमिक्रॉन के नए वर्जन के तेजी से फैलने की खबर। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर जियान में लगा लॉकडाउन। समाज में कब तक कर्नाटक की हिंदू जागरण वैदी के तंजीम फैलाती रहेगी जहर? उठ रहे हैं सवाल। तंजीम के रियासती कन्वीनर केशव मूर्ति ने दिया जहरीला बयान। कहा, कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने वाले लोग दहशतगर्द। हिंदुस्तान में सहाफियों को हरासा करने और उन्हें जेल में डालना तशवीशनाक। ऑल्ट न्यूज के सहाफी जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने जाहिर की तशवीश। और काली देवी को गोश्त और शराब कबूल करने वाली देवी बताने वाले महुआ मोइत्रा के बयान पर हंगामा जारी। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में कई मकामात पर टीएमसी लीडर पर दर्ज कराए केस, किया गिरफ्तारी का मुतालबा। ये थे हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 10 लाख आज़मीन ने मुक़द्दस फ़रीज़े हज के मनासिक का आगाज़ कर दिया है। लाखों आज़मीन ने मक्का मुकर्रमा में वाक़े मस्जिदुल हरम में काबतुल्लाह का तवाफ़ किया। यहाँ दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने पर बहुत से हुज्जाज कराम ने सूरज की गर्मी से बचने के लिए छतरियाँ थाम ली। हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। आज जुमेरात के रोज़ हुज्जाज कराम मैदान अरफात जाने से पहले मस्जिद हरम से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक वसी क़ीमे वाले शहर मिना जा रहे हैं, जहां पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया, जिसे खुतबा हज कहते हैं। सऊदी हुकाम ने हुज्जाज कराम की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सऊदी वज़ारत सेहत ने हुज्जाज कराम की रिहाइश के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 23 अस्पताल और 147 हेल्थ सेंटर तैयार किए हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के लिए वसीतर इंतजामात किए गए हैं। ये हज कोरोना के 2 साल बाद अदा किया जा रहा है। इसी ज़मन में आज़मीन हज की सेहत से मुताल्लिक़ भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत के वज़ीर सेहत साजिद जावेद और वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक के बाद अब एक और मिनिस्टर और एक पार्लिमानी सेक्रेटरी ने भी अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। पहले साजिद जावेद और ऋषि सुनक ने अपने ओहदों से इस्तीफे दिए तो चंद ही घंटों बाद बोरिस जॉनसन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव बार्कले को नया वज़ीर सेहत बना दिया था। उनके अलावा वज़ीर तालीम के फ़राइज़ अंजाम देने वाले नाज़िम ज़हाबी को नया वज़ीर ख़जाना नामज़द कर दिया गया। ऐसे में बच्चों और ख़ानदानी उमूर के वज़ीर विल क्विंस और जॉनसन ही की टोरी पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाली लॉरा ट्रॉट ने भी मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। लॉरा ट्रॉट ट्रांसपोर्ट की वजारत की पार्लिमानी सेक्रेटरी थी। इस्तीफ़ा देने वाले तमाम सियासतदानों ने इल्ज़ाम लगाया कि बोरिस जॉनसन के तर्ज़ सियासत से हुक्मरान जमात की साख बुरी तरह मुतासर हो रही है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपनी पार्टी के बहुत से अरकान की जानिब से अपने इस्तीफ़े का मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो मुल्क पर हुक्मरानी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ओहदा छोड़ने वाला नहीं हूँ और सबसे आखिरी चीज़ जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत है वो वाज़ेह तौर पर इंतखाबात है। जॉनसन ने पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि मैं उन मसाइल को देख रहा हूं जिनका इस मुल्क को सामना है। मैं यूरोप में 80 बरस की सबसे बड़ी जंग का मुशाहिदा करता हूं और मैं अपनी ज़िंदगी में तो ये नहीं समझ सकता कि उनसे किनारा कशी इख्तियार करना किसी भी तरह की जिम्मेदारी का काम है।
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کئی غیر ملکیوں کو حراست میں لیے جانے کی خبر دی ہے۔ جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں تہران میں متعین دوسرے سب سے سینئر ترین برطانوی سفارتکار شامل ہیں۔ ایرانی ٹیلی ویژن کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد ایران کے وسطی صحرا میں مٹی کے نمونے اکٹھے کر رہے تھے، جہاں سپاہ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس یونٹ نے حال ہی میں جنگی مشقیں کی تھی۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد کو باضابطہ گرفتار کیا گیا ہے یا انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایک ویڈیو فوٹیج بھی دکھائی ہے جس میں تہران میں برطانوی سفارت خانے کے نائب سربراہ جائلز وائٹکر اور ان کے اہل خانہ وسطی ایران میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو میں وائٹکر کو مٹی کے نمونے اکٹھے کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس کے کسی بھی سفارتکار کو گرفتار کیا گیا۔ برطانوی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ رپورٹ یکسر غلط ہے۔ یوکرین پر روس کی جانب سے مسلط کی گئی جنگ تھمنے کے بجائے شدید ہوتی جا رہی ہے۔ یوکرین کے 2 بڑے علاقوں پر قبضہ کر چکے روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی مسلح افواج نے مشرقی یوکرین میں امریکہ کے تیار کردہ 2 جدید ہیمارس راکٹ سسٹم اور ان کے گولہ بارود کے ڈپو تباہ کر دیے ہیں۔ حالانکہ یوکرین نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ماسکو نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ اس نے ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز ہیمارس کے 2 لانچر تباہ کیے ہیں۔ ہتھیاروں کے یہ سسٹم امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یوکرین کو مہیا کیا تھا۔ روس کی وزارت نے ایک ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی اور اس میں ہیمارس اور اسلحہ ڈپوؤں کو تباہ کرنے کے لیے حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی حکومت افغانستان میں طالبان کی حکمرانی کو قانونی حیثیت دینے پر غور نہیں کر رہی ہے۔ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے خیال میں ماسکو، بیجنگ اور ایران سمیت عالمی سطح پر اتفاق رائے موجود ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچنا قبل از وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک تعلقات کو معمول پر لانے کا عمل بہت سست روی کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، تاہم کوئی بھی طالبان کو رسمی طور پر تسلیم کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ امریکی سفارتکار کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بجائے بین الاقوامی سطح پر طالبان کے ساتھ بات چیت اس مقصد پر مرکوز کی گئی تھی تاکہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے علاوہ سیکورٹی کے حوالے سے افغانستان میں زمینی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے۔ ڈونلڈ لو کے مطابق ہمیں شراکت دار ممالک ہونے کی حیثیت سے افغانستان میں حکام کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ افغان عوام کے لیے ایک بہتر دنیا بنائی جا سکے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی رہنماؤں اور تنظیموں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد الاقصی سے متعلق اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کل بروز جمعہ بڑے پیمانے پر مسجد اقصی پہنچ جائیں اور نماز جمعہ میں شرکت کریں۔ فلسطینی رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کا اجتماع اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے اور غیر قانونی کھدائی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی انتہا پسند آبادکاروں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان تشدد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ صہیونی حکومت اور انتہا پسند مسجد الاقصی پر یلغار اور غرب اردن کے تاریخی مقامات پر حملہ کر کے ان مقامات پر قبضہ کرنا اور صہیونی کالونیوں کو توسیع دینا چاہتے ہیں۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ کر کے فلسطینیوں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ حملے میں چھاپے کے دوران فائرنگ کر کے ایک 20 سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کرنے کی خبر سامنے آئی ہے، جس کی تصدیق فلسطینی وزارت صحت نے بھی کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنین شہر سے متصل مغربی کنارے کے شمال میں بدھ کی صبح کارروائی کی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 20 سالہ رفیق ریاض گولی لگنے سے شہید ہو گیا۔ تاہم اسرائیلی فوج نے اس 20 سالہ فلسطینیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنانے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اس درمیان اسرائیلی فوج کی جانب سے غرب اردن و دیگر کئی علاقوں سے فلسطینی نوجوانوں کو جارحانہ طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ان دنوں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے بعد آنے والے سیلابی ریلے میں ایک ہی خاندان کی 6 خواتین سمیت کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے ضلع کوئٹہ میں ایمرجنسی کا اعلان کرنا پڑا۔ متعدد افراد کے اب بھی لاپتہ ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق تمام اموات بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش سے متعلقہ واقعات کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ طوفانی بارشوں میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ عالمی وبا کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے لیے ذمہ دار قرار دیے گئے ملک چین میں اب بھی کورونا کے ویریئنٹ اومیکرون کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن لگانے اور پھر ہٹانے کے بعد پھر ایک مرتبہ چین کے ایک اور شہر میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق چین کے شہر زیان نے کورونا وائرس کی وبا کے اومیکرون ویریئنٹ کے نئے ورژن کے تیزی سے پھیلنے کے بعد شہر میں جزوی طور پر ایک ہفتے کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ زیان شہر کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زائد ہے۔ مقامی انفیکشن کنٹرول آفیسر کے مطابق پیر کو شہر میں اومیکرون کے نئے ورژن کے 18 نئے معاملے درج کیے گئے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ کرناٹک میں ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنا کر زہریلے بیانات دینے کے لیے مشہور ہندو جاگرن ویدیکے نامی تنظیم نے اب حد کر دی ہے۔ تنظیم کے ریاستی کنوینر کیشو مورتی اور دیگر کے خلاف قرآن اور مسلمانوں کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز بیان دینے کے لیے کیس درج کیا گیا ہے۔ انجمن اسلامیہ تنظیم کے صدر ضمیر احمد نے اس بارے میں شکایت درج کرائی تھی۔ 1 جولائی کو کچھ ہندو تنظیم کے کارکن راجستھان کے ادے پور میں درزی کنہیا لال کے قتل کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔ شکایت کے مطابق اس دوران کیشو مورتی نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ دہشت گرد ہیں۔ کیشو مورتی کے اس طرح کے گھناؤنے اور بکواس بیان کے بعد اس کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ گمراہ کن خبروں کا پوسٹ مارٹم کرنے اور سماج میں نفرت اور دشمنی کو بڑھاوا دینے والی شخصیات کو بے نقاب کرنے کے لیے مشہور آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد زبیر کی گرفتاری کا معاملہ اب عالمی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ جرمنی نے صحافی زبیر کی گرفتاری پر سوال اٹھائے ہیں۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہندوستان خود کو دنیا کا سب سے بڑی جمہوریت بتاتا ہے، اس لیے اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ بولنے کی آزادی اور پریس فریڈم جیسے جمہوری اقدار کو اپنے یہاں ترجیح دے۔ جرمنی کی فارن منسٹری کے ترجمان کرسچین ویگنر نے کہا کہ کسی بھی سماج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں بنا کسی روک ٹوک اور دباؤ کے صحافت ہو، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ تشویش کی یہ بات ہے۔
उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को उनकी सहाफ़त के लिए हरासा नहीं करना चाहिए और न ही इसके लिए उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। हम सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर के मामले से वाकिफ़ हैं। नई दिल्ली में हमारा सिफारतखाना इस मामले पर करीब से नज़र रखे हुए है। मशहूर फैक्ट चेकर और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। फैक्ट चेकर के वकील की जानिब से आज जुमेरात को अर्जेंट बेल के लिए दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में बताया गया है कि ज़ुबैर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जस्टिस इंदिरा बनर्जी इस मामले को कल दर्ज करने के लिए मुत्तफ़िक़ हैं। हालांकि ये मंजूरी CJI की मंजूरी के तहत है। राहुल गांधी के बयान को उदयपुर कत्ल से जोड़कर गलत तरीके से पेश करने के मामले में तनाज़े में फंसे जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस दिल्ली NCR के इलाके में डेरा डाले हुए है। छत्तीसगढ़ की पुलिस रोहित रंजन की तलाश कर रही है। दूसरी जानिब रोहित समेत उनके तमाम करीबी दोस्तों के मोबाइल बंद है। रोहित के घर को भी ताला लगा हुआ है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में नोएडा पुलिस से शिकायत कर सकती है। पुलिस ने फिलहाल वकील को शिकायत दी है, लेकिन वो अभी तक अदालत नहीं गई। पुलिस के मुताबिक जरूरत पड़ी तो पुलिस अदालत जाएगी। जी न्यूज़ से छत्तीसगढ़ पुलिस ने नोटिस देकर पूछा है कि रोहित रंजन का सिलेक्शन कब हुआ है और वो कब से DNA प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुध को भी ये मसला पूरे मुल्क पर छाया रहा, जहां ट्विटर ने फिल्म काली की हिदायतकार लीना मनी मेकाले के पोस्टर पर मुश्तमिल मुतनाज़ ट्वीट को हटा दिया है। वहीं TMC रुकन असम्बली महुआ मोइत्रा के खिलाफ काली पर मुतनाज़ा बयान देने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यही नहीं, मगरबी बंगाल BJP ने महुआ के खिलाफ कई मकामात पर शिकायतें दर्ज कराई और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बता दें कि ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोइत्रा से टीवी पर काली देवी पर एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा कि काली के कई रूप हैं, मेरे लिए काली का मतलब गोश्त और शराब कबूल करने वाली देवी से है। इस बयान पर मुल्क भर में हंगामा हुआ। कई कट्टरवादी हिंदू तंजीमों ने इसकी मुखालिफत करते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ एहतजाज किया। मगरबी बंगाल में फिर एक मरतबा सियासी कत्ल का दौर शुरू हो गया है। अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर समेत 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये वारदात जनूबी 24 परगना जिले की है, जहां नामालूम अफराद ने बाइक से जा रहे TMC लीडर स्वप्न माझी और उनके 2 साथियों पर फायरिंग कर दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को वारदात वाली जगह से बम और बुलेट मिले हैं। ममता की पार्टी TMC ने इस कत्ल के लिए BJP को जिम्मेदार ठहराया। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हालिया इजाफे पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तनकीदी हमला जारी है। कांग्रेस के खातून तर्जुमान रागिनी नायक ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान को बख्श दिया है, सिर्फ मौत पर ही GST नहीं लगाई है। एक और ऐतिहासिक बात हुई है इन 8 सालों में। पहली बार फिक्की जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था ने हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, जो कहती हैं कि प्याज महंगी हो जाए तो प्याज खाना बंद कर दीजिए। अब कहेंगे गैस महंगी हो जाए तो कौन कह रहा है सिलेंडर का इस्तेमाल करिए, वापस चूल्हा फूकिए। वो तो इस तरीके का तर्क देती हैं। तो फिक्की ने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि अस्पताल के बिस्तर पर भी आप 5% GST लगा रहे हैं। इस देश के गरीबों के प्रति, इस देश के आम आदमी के प्रति, इस देश की जनता के प्रति क्या निष्ठा है सरकार की, ये सवाल पूछते हुए फिक्की ने आड़े हाथों लिया मोदी सरकार को। ये भी 8 साल में पहली बार ही हुआ है। आज सिलेंडर 1053 रुपए का है, दूर दराज इलाकों में 1100 रुपए, 1150 का होगा। और अगर वही सिलेंडर ब्लैक में खरीदना हो तो आप भी जानते हैं कि उसकी कीमत किस अनुपात में बढ़ जाती है और किस तरह से लोगों की जेब पर मार पड़ती है। और मैं स्पष्ट रूप से मोदी जी से एक सवाल जरूर आज पूछना चाहती हूं, मोदी सरकार से पूछना चाहती हूं कि इतना महंगा रसोई गैस सिलेंडर कौन खरीद सकता है? क्या वो किसान खरीद सकते हैं जिनकी आय आपको दुगनी करनी थी पर केवल 27 रुपया रह गई? क्या वो महिलाएं खरीद सकती हैं महंगाई के कारण जिनका घरेलू बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है? क्या वो 8 करोड़ लोग जो आपके 8 साल के राज में गरीबी रेखा के नीचे चले गए इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं?
आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन मुफ्त में मांगने के लिए मजबूर कर दिया सरकार से। वो लोग क्या इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? करोड़ों नौजवान जो बेरोजगारी के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में, वो बेरोजगार नौजवान क्या इतना महंगा सिलेंडर हर महीना खरीद सकते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो विश्वगुरु बनने में भारत रेस में सबसे आगे पहुंचने की कतार में खड़ा हुआ है, वो लोग जो भूखमरी से ग्रस्त हैं, वो लोग क्या इतना महंगा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? मैं कहना चाहती हूं मोदी जी से कि देश को चलाने के लिए, जनता का मर्म समझने के लिए, पेट पर पड़ती हुई लात का दर्द समझने के लिए, कमर तोड़ महंगाई की पीड़ा समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए मोदी जी। इस देश के लोगों के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए है, उनकी नब्ज पे रखा हुआ एक हाथ चाहिए है। माफ कीजिए, जो आपके पास और आपकी सरकार के पास नहीं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 2 साल के सबर आजमा इंतजार के बाद इस साल 2022 के हज का हुआ आगाज। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं की गूंज में आजमीन ने आज काबतुल्लाह का किया तवाफ, दिखाई दिए रूह परवर मनासिर। सियासी बहरान के दरमियान वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने से कर दिया साफ इनकार। कहा, मैं ओहदा नहीं छोड़ने वाला, मैं उन मसाइल को देख रहा हूं जिनका इस मुल्क को सामना है। चीन में अब भी कोरोना का डर बरकरार। जियान में ओमिक्रॉन के नए वर्जन के तेजी से फैलने की खबर। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर जियान में लगा लॉकडाउन। समाज में कब तक कर्नाटक की हिंदू जागरण वैदी के तंजीम फैलाती रहेगी जहर? उठ रहे हैं सवाल। तंजीम के रियासती कन्वीनर केशव मूर्ति ने दिया जहरीला बयान। कहा, कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने वाले लोग दहशतगर्द। हिंदुस्तान में सहाफियों को हरासा करने और उन्हें जेल में डालना तशवीशनाक। ऑल्ट न्यूज के सहाफी जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने जाहिर की तशवीश। और काली देवी को गोश्त और शराब कबूल करने वाली देवी बताने वाले महुआ मोइत्रा के बयान पर हंगामा जारी। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में कई मकामात पर टीएमसी लीडर पर दर्ज कराए केस, किया गिरफ्तारी का मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।